हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, क्लास 12th के लिए हमारा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ओम का नियम। ओम का जो नियम है उसको हम क्लास 10th में भी थोड़ा सा स्टडी करके आ चुके हैं और थोड़ा सा हम उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ओम साइंटिस्ट का नाम है और उनका नाम है पूरा जॉर्ज साइमन ओम, लेकिन हम उनको डॉक्टर ओम के नाम से भी बोल देते हैं, है ना। तो उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा से और विभवांतर के संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ दिया, नियम दिया। देखिए, लॉ और रूल्स में बड़ा डिफरेंस होता है। लॉ और रूल्स तो एक अपने लोकल के हिसाब से बनाए जा सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और लॉ का मतलब होता है सभी के लिए एक जैसा हो, हर जगह एक जैसा हो और किसी दूसरे से उसको ड्राइव नहीं किए जा सके। मतलब ओम के नियम जो दिया वो अपना उनका एक अलग प्रूफ था, बाकी किसी दूसरे से उसको ड्राइव नहीं किया जा सकता। चलो छोड़िए, ये तो चीज़ आपके समझ में आ गई। तो ये हम 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया बता दूं कि V=IR, इसका हम डायरेक्टली समीकरण ज्ञात कर दें। देखिए, वो 10th लेवल में बहुत ज़्यादा हमें उसका स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन 12th लेवल में हम थोड़ा सा इसके डेप्थ में भी जाएंगे। ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं, किस किस के बीच में खींचा जाता है, किन चीज़ों पर निर्भर करता है, क्यों निर्भर करता है, सारी चीज़ें आप इसमें समझेंगे अच्छे तरीके से। तो मोस्टली इन्होंने जॉर्ज साइमन ओम ने ये चालक के लिए बताया था, धारावाही चालक तार के से संबंधित नियम था और उसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो उन्होंने ये बताया था, क्या था, देखिए उनके ओम के नियम का स्टेटमेंट कि इस नियम के अनुसार स्थिर भौतिक अवस्थाओं की बात करें, जैसे ताप होता है, टेम्परेचर, दाब होता है यानी कि प्रेशर, चालक की लंबाई मतलब जो भी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़िया तरीके से समझना है। जैसे ये मेरा चालक तार है ना। अब इस चालक तार में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे मैं उंगली को कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में चलेंगे भैया। तो जब इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये इतना तार का जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसको क्रॉस करके जाएंगे। ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला, तो जितना वो क्रॉस करके निकलेंगे, पार करके निकलेंगे, हम उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। ये भी आपकी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा ओम के नियम का स्टेटमेंट था। थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, देखिए अभी तक हमने धारा के बारे में पढ़ा है। ये धारा, विद्युत धारा चैप्टर चल रहा है कि धारा क्या होती है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये भी पता है कि धारा हम मोस्टली चालक में प्रवाहित कराते हैं और चालक में ही आसानी से प्रवाहित होती है। क्यों होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। जब हम किसी चालक को, जैसे लोहे का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, कॉपर का तार है, जब इनको बैटरी से जोड़ते हैं यानी कि किसी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। और धारा प्रवाहित होती है तो उनका अनुगमन वेग यानी कि अपवाय वेग भी होता है, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उसके लिए भी समीकरण होती है। तो हमारा ये टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड, धारा से संबंधित, चालक से संबंधित ओम ने एक नियम दिया था जो ओम का नियम कहलाता है, और वो उसका स्टेटमेंट आपको मैंने बता दिया कि ये जो है अपने लिखा हुआ है स्थिर भौतिक अवस्थाओं। जैसे ये स्थिर भौतिक अवस्थाओं का मतलब यानी कि ताप है वो भी नियत रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। अपन नियत भौतिक अवस्थाओं पर भी लिखते हैं, ताप है वो भी नियत रहना चाहिए, दाब है वो भी नियत रहना चाहिए, चालक की जो लंबाई है एक बार के लिए वो भी, एक बार के जब हम इसको लगा रहे हैं वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। जितनी लेते हैं एक बार वही रहनी चाहिए, चाहे वो 10 सेंटीमीटर है चाहे 20 सेंटीमीटर, तो वो फिक्स रहनी चाहिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो क्रॉस सेक्शन और एरिया है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि हर जगह ऐसा ना हो कहीं मोटाई ज़्यादा है कहीं मोटाई कम है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये सभी कांस्टेंट होने चाहिए। तो उसमें जो चालक धार में प्रवाहित धारा होती है आई, तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर कैपिटल V के समानुपाती होती है। अर्थात हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, अर्थात विभवांतर जो होता है कैपिटल V वो समानुपाती होता है I, है ना। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए किसी एक नियतांक से गुणा करते हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है ना भैया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, या V = इस कांस्टेंट से किसी मल्टीपल से, जो कांस्टेंट से जो मल्टीपल करेंगे वो कांस्टेंट लेते हैं कैपिटल R, और R कहलाता है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध को भी हम समझाएंगे क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा, लेकिन मैं बताऊँगा, थोड़ा सा बताऊँगा यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, बाकी तो इसका टॉपिक है ही आपका प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो V = RI।
या हम r को पीछे भी लिख सकते हैं, या v इज इक्वल टू आई इंटू आर, जहाँ कैपिटल R क्या कहलाता है बेटा आपका, जहाँ कैपिटल R एक समानुपाती नियतांक बोलते हैं, एक समानुपाती नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे चालक तार का, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब आप थोड़ा सा एक चीज़ समझिए, ये भी प्रतिरोध को हम 10th में स्टडी करके आ चुके हैं, प्रतिरोध के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते हैं। देखिए कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। अब रुकावट किस में आएगी, रुकावट को समझ गए ना, रोकना। अब ये किस चीज़ के, किस में रुकावट आती है, जो भी एक चालक तार होता है, जब उसमें विद्युत धारा बहती है, और विद्युत धारा जब ही बहती है जब उसके सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करेंगे, यानी कि बैटरी जोड़ेंगे। ओके, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसकी कुछ भी लंबाई हो सकती है, मान लीजिए L है तो वो L लंबाई ले सकते हैं। तो अपन ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ा और ये माइनस सिरा जोड़ा, तो इस चालक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित हो गया, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी प्लस से माइनस की ओर। भैया इलेक्ट्रॉन चलेंगे इसके अपोजिट दिशा में। देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। ये चीज़ नहीं भी लिखी है मैंने पहले टॉपिक में, तो ये आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, ये मैंने बोली भी जरूर है, और नहीं बोली हैं तो अब आप ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो ऋणावेश किधर आकर्षित होंगे, पॉजिटिव की तरफ, तो ये धारा के विपरीत दिशा में बहते हैं। तो भैया इनके आपस में टक्कर होती है, तो उस टक्कर के टकराव के कारण इसमें आपस में प्रतिरोध, रुकावट भी पैदा होती है। उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। तो इस बार बस थोड़ा सा यही समझ लीजिए प्रतिरोध इतना क्या है। बाकी प्रतिरोध को हम किस तरीके से और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, ये आगे हम बताएंगे टॉपिक में। विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, वो भी आगे आने वाला है। तो बस आपको यहाँ थोड़ा सा ये समझना है, ताकि मैंने आर का जो उपयोग किया है कि क्यों है, तो वो चालक तार का प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, ये हम आगे अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी लिख सकते हैं, है ना। अब समीकरण 1 से हम बात करते हैं, समीकरण 1 से R इज इक्वल टू, जो प्रतिरोध है इसका मात्रक और विमा निकालना चाहें तो क्या होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I, क्योंकि इसका ट्रांसफर हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब यहाँ से इसका प्रतिरोध का मात्रक निकाले लगे, तो प्रतिरोध का देखो मात्रक किसके बराबर होगा बाबू। तो देखिए बेटा, प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, जो SI मात्रक होगा, वो इस समीकरण से निकलेगा। क्या आएगा, देखिए वोल्ट, ये विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, जिसका हम संकेत लेते हैं V, और ये नीचे है I का मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब एम्पियर। तो यहाँ से अपन इसको 1 वोल्ट प्रति एम्पियर को हम बोल देते हैं 1 ओम। और जो ओम का जो सिंबल लेते हैं कई बार, कैसे लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका ओम का संकेत है। ठीक है, ये ओम का संकेत इस तरीके से लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं विमा की। विमा भी इसी समीकरण से निकलेगी। विभव यानी कि वोल्टेज की विमा, विभव। देखिए विमा को मैंने आपको पहले भी समझाया कि अपने को रटना नहीं है, समझना है। तो विमा हम यहाँ पर विभवांतर की विमा रखेंगे, और आपको याद नहीं हो तो आप इस तरीके से निकाल दो, क्योंकि विभवांतर यानी कि विभव का फॉर्मूला तो एक ही होता है, V बराबर W/Q। W होता है कार्य, और कार्य की विमा होती है M1 और L2 T-2, और बटे आवेश, आवेश की विमा होती है A1 T1, ये भी आपको पता है। तो जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे, M1 हो गया, L2 हो गया, देखिए T की पावर नीचे +1 है, ये ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस की हो जाएगी, तो -2 पहले से ही है, तो -2 और -1 कितनी हो गई, -3, और A की पावर हो गई -1। तो ये होगी आपकी विभवांतर की विमा। तो विभवांतर की विमा रखिए। अब यहाँ पे क्या आया आपके सामने, ये देखो अभी मैंने निकाला है, क्या निकाला है, M1 L2
t-3 और a-1। ओके, नीचे अपन विद्युत धारा यानी कि एम्पियर, और विद्युत धारा की जो विमा होती है मूल राशि है आपकी, तो इसकी कितनी होगी a, और ऊपर हो गया 1। तो अपन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 L2 t-3 और a की पावर यहाँ से एक और जाएगी तो ये हो जाएगा a-2। तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन पूछी जाती है कि ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण क्या होगा वो बताइए, और उससे क्या रिजल्ट निकलते हैं और क्या क्वेश्चन होते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट है समझना। ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण। अब कई बार आती है, देखिए ग्राफ जो खींचा जाता है वो केवल और केवल यहाँ से मोस्टली वेरिएबल राशियों के बीच में खींचेंगे अब। तो यहाँ पर इस समीकरण में देखना, ये पहली जो समीकरण मैंने लिखी है v = IR, r तो हो गया इसमें कांस्टेंट नियतांक हो गया। तो मुझे जो ग्राफ खींचना है v और i के बीच में खींचना है। मतलब जैसे जैसे मैं v बढ़ाऊंगा वैसे वैसे i बढ़ेगा, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाऊंगा r पे तो विभवांतर का मान बढ़ाऊंगा तो वैसे उसमें प्रभावित जो धारा है वो भी बढ़ने लगेगी, है ना। तो आप अपन इसको कैसे सॉल्व करें ये देखना है कि इसका ग्राफ कैसे किस किस के बीच में खींचा जाएगा, v और i के बीच में। तो मैं आपको ये सबसे पहले तो ये लिखूंगा कि ओम के नियम में जो ग्राफ खींचा जाता है, यहाँ ओम के नियम के लिए, ओम के नियम में के लिए ग्राफ वोल्ट विभवांतर v तथा I के मध्य खींचा जाता है, मध्य खींचा जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है कि सर हम जब ग्राफ खींचते हैं, देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष बिल्कुल खींचेंगे क्योंकि दो राशियां, दो राशियों के लिए मुझे ग्राफ खींचना है। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। अब बात आती है, कईयों के कन्फ्यूजन होता है कि सर हम कौन से अक्ष पर कौन सी राशि लें वी और आई में। तो देखिए ये तो आपको पता है, चूंकि v समानुपाती i, और भैया जब v समानुपाती i होता है तो एक राशि दूसरे पर निर्भर करती है, डायरेक्टली समानुपाती होती है, बढ़ाने से बढ़ेगी और घटाने से घटेगी, तो उसका जो ग्राफ आने वाला है वो स्ट्रेट लाइन आने वाला है ना। तो अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसी पर भी i ले सकते हैं और किसी पर भी v ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं इस पर देखिए i भी ले सकता हूँ, i का मतलब विद्युत धारा, जिसका अपन मात्रक लेते हैं एम्पियर, और इस पे मैं वोल्टेज विभवांतर ले लेता हूं, और विभवांतर को जो दर्शाते हैं वो किससे दर्शाते हैं, V से, और इसका जो मात्रक लेते हैं अपन वोल्ट लेते हैं, सही मात्रक। ठीक है ना। तो देखिए ये ग्राफ आपने 10th क्लास में भी खींचे होंगे, बहुत सारे खींचे होंगे कि x समानुपाती y, यानी कि मतलब x समानुपाती का मतलब x बराबर y भी मान सकते हैं, अगर कोई नियतांक जो लिया उसका मान 1 आ जाए। तो भैया जब इन x और y का ग्राफ खींचते हैं तो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, इस पर x लें और इस पर y लें। तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ठीक उसी प्रकार नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए हम जब ग्राफ खींचते हैं तो सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है। ठीक है ना। अब मान के चले ये जो इसका ग्राफ आया है किसके लिए आया भैया, v समानुपाती i के लिए आया है। ठीक है ना। अब कईयों के कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ये ग्राफ हम यूं ना खींच करके स्ट्रेट लाइन तो खींचनी है, कि यूं भी नहीं खींच सकते। बिल्कुल खींच सकते हैं, क्या ऐसे नहीं खींच सकते, ऐसे भी खींच सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग चालक पदार्थ कौन सा है, या आपने ताप कितना लिया है, या आपका किस तरीके से क्या कंडीशन बदली है, जो जैसे मैंने ताप और दाब, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिस तरीके से ये बताया है मैंने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग लाइन ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है। अगर वो ओम के नियम को फॉलो करती है तो v समानुपाती i लगाना पड़ेगा, और i लगाना पड़ेगा तो मुझे सीधी सी बात है कि स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है गणितीय विधि से। मान के चले अगर ये इस x के अक्ष के साथ में जो ग्राफ आया ये थीटा बनाता है एंगल यहाँ पर, तो देखिए इसका मैं चलो इस तरीके से ले लेता हूँ कोई वैल्यू, ये यहाँ पर ये वैल्यू इसके साथ में वोल्टेज पर v है और इसके साथ में धारा I है। तो यहाँ से ये जो स्लोप आया है, जिसे हम स्लोप को ढाल भी बोलते हैं, ढाल या प्रवणता जो बोलते हैं, किससे दर्शाते हैं, 10th क्लास तक पढ़ते हैं हम मैथमेटिक्स में, tan थीटा से व्यक्त करते हैं। ये I है और ये V है,
तो ये हो जाएगा हमारा I/V। ओके, तो ये किसके बराबर होगा, 1/R के। देखिए चूंकि मेरा तो R जो है वो V/I के इक्वल है, तो मैं यहाँ से एक चीज़ देखिए, जब मेरा R है वो V/I है और यहाँ पर मेरा क्या है, देखिए अच्छी तरीके से I/V है, तो I/V किसके बराबर होने वाला उल्टा, तो 1/R। तो ये जो स्लोप है वो अभी किसके बराबर होने वाला है, 1/R के। अब कईयों के ऐसे कि सर मैं इन पे यहाँ पर राशियाँ बदल दूँ तो ग्राफ कैसे होगा, बिल्कुल उसके लिए भी हमें बता देता हूँ, तो उसके लिए भी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस बार जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। राशि किसी भी अक्ष पर कोई सी भी ली जाती है, VI का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इस बार धारा ले लेता हूँ I इस पर, और इस पर ले लेता हूँ वोल्टेज V। ओके, अब भी मैं ग्राफ खींचूंगा तो ये आएगा स्ट्रेट लाइन अभी भी, और ये जो इसके साथ में जो ग्राफ है ये अभी भी समानुपाती I के लिए बोला जाएगा, और ये आपका थीटा है। तो थीटा के देखिए कैसे निकाला जाता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर B है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू I है, तो ये समकोण त्रिभुज तो बनना है, आपको दिख रहा है साफ। तो समकोण त्रिभुज में जो स्लोप है tan थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे आधार, और लंब अभी आपका बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये सामने वाला, और सामने वाले के लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, वोल्टेज V। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू V/I। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, और ये सीधा सीधा R के बराबर हो जाएगा फिर बढ़ता, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी है। और कई बार देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन पुटअप कैसे होता है कि आपको ये चित्र दिया जाएगा, कैसे दे दिया जाएगा, ये वोल्टेज V है और ये आपकी धारा कैपिटल I है, तो आपको अलग अलग ग्राफ दे दिए जाएंगे। ये A चालक पदार्थ के लिए है और ये B चालक पदार्थ के लिए है, और आपसे पूछ लिया जाए तो ग्राफ के अनुसार किस चालक पदार्थ का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो प्रतिरोध आपको पता है कि ये अपने को यूज करना है R = V/I वाली कंडीशन, है ना। और R = V/I वाली कंडीशन यूज करनी है, तो उसी के आधार पर मुझे बताना है R का मान जिसके लिए ज़्यादा आएगा वही आपका ज़्यादा होगा। तो देखिए इसके लिए अपन वोल्टेज का मान लेते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे लंब गिर देंगे। और दूसरी बात है जिसके लिए, और इसके लिए धारा का मान चाहिए तो सीधा धारा पे लंब गिर दीजिए यहाँ पर। इसके लिए एंगल कुछ भी हो सकता है, ये इसके लिए हम प्रतिरोध A वाले के लिए कितना मान सकते हैं, RA मान सकते हैं। और ये जो हमारा देखिए इसको हम θ1 मान सकते हैं, और ये जो एंगल है ये θ2 मान सकते हैं। तो साफ नज़र आ रहा है कि एंगल θ1 जो है वो ग्रेटर देन है θ2। ओके, इसके लिए हम B चालक पदार्थ के लिए ये वैल्यू मानते हैं। ये देखो ये V1 मान लो और ये V2 मान लो, और यहाँ पर इसके साथ में धारा, पहले वाले के लिए धारा I1 मान लो और इसके लिए I2 मान लो। तो साफ नज़र आ रहा है कि I1 इज लेस देन I2, और यहाँ पर V1 इज ग्रेटर देन V2। तो देखिए स्लोप θ1 ज़्यादा है, θ2 ज़्यादा है, तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा वैसे भी प्रतिरोध उसी का ज़्यादा होगा। और नहीं समझ में आता है तो सूत्र से देख लीजिए, R1 = यानी कि RA, इसके लिए प्रतिरोध RB मान लो, तो ये हो जाएगा भैया V1/I1। तो V1 ज़्यादा है और I1 कम है। और दूसरा है हमारा RB = V2/I2। V2 कम है और I2 ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है I2 ज़्यादा V2 कम है, तो प्रतिरोध RB कम होने वाला है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, वैसे भी स्लोप बना के देख लेना, जिसका कोण स्लोप कोण ज़्यादा है, ढलान ज़्यादा है, उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, और अदरवाइज जिसका ये स्लोप कम है उसके लिए प्रतिरोध कम होगा। ऐसे वाले ग्राफ में जब ये वोल्टेज और इधर धारा ले रखी हो, लेकिन भैया उल्टा हो जाए ग्राफ, ऐसे कहने लगे आपसे, क्या कहने लगे कि इस अक्ष पर इस बार जो राशि ली जा रही है वो वोल्टेज V ली जा रही है और इस पर I ली जा रही है, और आपसे इस बार ऐसे दे दिया गया ये B है और ये भैया A है। तो अब मुझे बता सकते हो कैसे होगा ये कहानी कि A और B के लिए ये प्रतिरोध किसका ज़्यादा किसका कम होगा। ये आपके IQ लेवल के लिए, टेस्ट के लिए है, आप मुझे बताओगे। नहीं आता है तो मैं इसको कल बताऊंगा, ठीक है ना। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और करने वाले हैं, क्या कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करने वाले हैं हम, कि ओमीय युक्ति और अनओमीय युक्ति क्या होती है। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़, पहला टॉपिक है ये, 1 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
बिल्कुल पूछ लिया जाता है। देखिए ओमीय युक्ति जो होती है मोस्टली वो चालक पदार्थ होते हैं और एक नियत कंडीशन तक ही होते हैं कि अगर जो युक्ति ओम के नियम का पालन करती है उसको हम क्या कहते हैं, ओमीय युक्ति कहते हैं। और उन दोनों में के जो हम वोल्टेज और धारा लेते हैं उनके बीच में ग्राफ खींचते हैं, अगर वो ओम के नियम की पालना करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अभी आपने देखा पीछे, अगर नहीं करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके। और दूसरा होता है अनओमीय युक्ति। और अनओमीय युक्ति क्या होता है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करे, ओम के नियम के पालन नहीं करे, उनके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो मैं उनके नाम बता देता हूँ, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। डायोड है, ट्रांजिस्टर है, और भी टॉर्च का बल्ब है, बहुत सारी चीज़ें। निर्वात नलिका ये क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा, क्यों किस तरीके से ग्राफ आता है, थोड़ा बहुत तो मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ तक। तो ये चीज़ें मैं कल ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। तो आज जो मैंने ओम के नियम जो बताया उसको ढंग से समझेंगे, वैसे ज़्यादा हार्ड हैवी नहीं, मोस्टली ग्राफ के बारे में देखेंगे। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं जैसे कल ओमीय युक्ति और अनोमीय युक्ति, उसके बाद में प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कैसे कैसे कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।